ए गिल्डेड गेम 2025 में गरीब बैकग्राउंड से निकला फाइनेंस जीनियस गाओ हान ब्लू स्टोन इन्वेस्टमेंट बैंक में इंटर्न बनता है, जहां एलीट प्रतिद्वंदियों के बीच चीफ एनालिस्ट टॉड जैंग उसकी काबिलियत देखकर मेंटर बन जाता है। आईपीओ डील्स, हाई प्रेशर ट्रेडिंग फ्लोर, बिट्रेयल और इनसाइडर ट्रेडिंग के चकाचौंध भरे जाल में फंसकर गाओ हान हेलेन ली की लालच भरी दुनिया में कूद पड़ता है, जिससे उसके दोस्त चू फैंग के फैमिली बिजनेस जुआनेंग पर हमला होता है। ये थ्रिलर, स्टॉक वॉर, मोरल डिलेमा और शॉकिंग ट्विस्ट से भरी राइड आपको हाई फाइनेंस की कट थ्रोट दुनिया में खींच लेगी। फिल्म की शुरुआत होती है एक नए लड़के गाओ हान से। गाओ हान, जो शादीशुदा था, एक बड़ी फाइनेंस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुका था और अपनी मेहनत से पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया था। सब लोग बहुत खुश थे। उसका दोस्त चेंग और चेंग का पिता उसकी खुशी मनाने आए और गाओ हान का शुक्रिया अदा किया कि गाओ हान की वजह से चेंग इतनी अच्छी ग्रेड से पास हो पाया। चेंग ने तो अपनी कंपनी में गाओ हान को नौकरी भी ऑफर की, लेकिन गाओ हान ने मना कर दिया क्योंकि उसे भरोसा था कि वो अपनी मेहनत से अच्छी नौकरी पा लेगा। लेकिन ये तो सिर्फ उसका ख्याल था। उसे पता नहीं था कि यहाँ तक कि पीएचडी वाले भी इस फील्ड में नौकरी के लिए भिड़ रहे थे। जब वो एक सामान्य इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने गया तो वहाँ 400 से ज्यादा लोग थे, जिनमें ज्यादातर पीएचडी वाले थे। जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई और गांव में कोई नौकरी नहीं बची थी। वो अब मायूस होकर वापस आ चुका था। नई नौकरी ढूंढते हुए उसे एक बड़े बैंक से कॉल आया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक था, जहां अनुभवी लोगों को भी मौका नहीं मिलता। लेकिन ब्लू स्टोन ने सीधे गाओ हान से संपर्क किया और बिना इंटरव्यू के उसे नौकरी दे दी। गाओ हान को कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। वो बहुत खुश था, सोच रहा था कि वो टॉपर है, इसलिए ऐसे लोगों को ही टॉपर कहा जाना चाहिए। लेकिन सच तो ये था कि उसे ये नौकरी अपने दोस्त के पिता की वजह से मिली थी, जो ब्लू स्टोन के बड़े क्लाइंट थे और अपनी खुद की एनर्जी कंपनी चलाते थे। इस कंपनी में उसे जैंग नाम के एक आदमी का असिस्टेंट बनाया गया और उसे 6 महीने दिए गए काम सीखने के लिए। लेकिन हमें पता चलता है कि जैंग काफी रूखा आदमी था। उसे गाओ हान पसंद नहीं था क्योंकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था और साथ ही वो सोचता था कि गाओ हान ने एक छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, उसे क्या पता हो सकता था। वो जैसे ही वो पहुंचता है, जैंग तुरंत ही उसका रिजेक्शन लेटर प्रिंट कर देता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे कोई और मेंटर हायर करना चाहिए। गरीब गाओ हान पहले तो चुपचाप खड़ा रहता है, फिर ऑफिस में चारों ओर देखता है। उसे स्क्रीन पर जैंग के काम कर रहे फॉर्मूले में एक गलती दिखती है। गाओ हान उसे ठीक कर देता है और जैंग उसकी इस बात से इंप्रेस होकर उसे कुछ महीनों के लिए अपना असिस्टेंट हायर कर लेता है। बस शर्त यह होती है कि गाओ हान जल्दी सीखे और उसे ज्यादा परेशान न करे। गाओ हान उसकी सारी बातें समझ गया। तभी जैंग को एक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी से फोन आता है। वे अपनी कंपनी को लिस्ट करने की योजना बना रहे थे। प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ के लिए हेलीकॉप्टर खरीदारों के लिए रिपोर्ट तैयार करनी थी। जैंग ने तुरंत गाओ हान को अपने साथ हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी में ले गए। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कंपनी चाहती थी कि जैंग हेलीकॉप्टर में बैठकर ही खरीदारों के लिए रिपोर्ट तैयार करे, लेकिन यह जैंग के लिए सही नहीं था। जैंग एक ईमानदार अफसर था। उसने अफसर को बताया कि वो रिपोर्ट बनाने से पहले हेलीकॉप्टर के हर स्पेयर पार्ट की खुद जांच करेगा। उसकी मांग पर इंजीनियरों की एक टीम आई और उसने उसके लिए हेलीकॉप्टर के हर हिस्से को अलग अलग कर दिया। फिर जैंग ने पता लगाया कि हेलीकॉप्टर की हालत बहुत खराब है। सस्ते खर्च में कई स्पेयर पार्ट्स आयात किए गए थे, जिससे हेलीकॉप्टर की क्वालिटी गिर गई थी। उसने हेलीकॉप्टर कंपनी को लिस्ट कराने से मना कर दिया, लेकिन मैनेजर भी जिद पर अड़ा था कि उसकी कंपनी को लिस्ट होना ही होगा। तो जैंग ने उनकी कंपनी की वैल्यू को आधा कर दिया, जिससे सब मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को तैयार हो गए। कॉन्ट्रैक्ट के बाद वे चले गए और हम देखते हैं कि जैंग गाओ हान को अपनी कंपनी और उसके कामकाज के बारे में सिखाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि कैसे छोटी कंपनियों को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक के अंदर लिस्ट किया जाता है ताकि लोग वहां अपने पैसे जमा कर सकें। लोग अपना पैसा डालते हैं, जिसे फिर बिजनेस में लगाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ कंपनी बल्कि स्टॉक मार्केट और निवेशक भी फायदा उठाते हैं। जैंग के शब्दों से पता चलता है कि ब्लू स्टोन सबसे पुरानी आईपीओ कंपनी थी। अब तक जैंग ने जिन भी कंपनियों को लिस्ट किया है, वे लगभग सभी लाभकारी रही हैं। अब गाओ हान भी वहां पूरी लगन से काम करना शुरू कर देता है। सीखने की चाह में ज्यादा घंटे बिताता है। यहां काम करते हुए वो कई नई बातें जानता है। वो कुछ भी नहीं सीख पाया था और न ही पढ़ाई की थी। जैंग पहले ही प्रभावित था और अब उसकी रुचि देखकर जैंग गाओ हान से और भी ज्यादा लगाव महसूस करने लगा और उसके हर सवाल का बड़े ध्यान से जवाब देता, चाहे अपनी निजी समय की भी कुर्बानी देनी पड़े। जहां भी जैंग कोई डील करने जाता, गाओ हान को साथ ले जाता। इससे गाओ हान को कंपनियों के अंदरूनी कामकाज समझ में आने लगे और उसने उनके लेन देन के बारे में काफी कुछ सीख लिया। महीनों की मेहनत के बाद जैंग ने आखिरकार गाओ हान को अपनी पर्सनल प्रोजेक्ट दी। उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का सारा डेटा एनालाइज करना था ताकि उसे आईपीओ के लिए लिस्ट किया जा सके। गाओ हान लगन से फार्मास्यूटिकल कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करता है, अलग अलग स्रोतों से डेटा इकट्ठा करता है और उसे बारीकी से
फाइनलाइज करता है। आखिरकार वो दिन आता है जब कंपनी को लिस्ट करना होता है। कंपनी के मालिक से बातचीत शुरू होती है और जल्दी ही पता चलता है कि ये आदमी बड़ा चालाक है। वो अपनी कंपनी को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लिस्ट करना चाहता था। साथ ही ब्लूस्टोन में अपनी कंपनी की वैल्यू हाई रखना चाहता था। इसलिए उसने गाओ हान की फाइनेंशियल रिपोर्ट को ठुकरा दिया। हम खुद ही फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे और तुम लोग बस उसे साइन कर देना। चैंग, जो कभी बिना सिद्धांत के काम नहीं करता, ऐसे बड़े सौदे को रद्द कर देता है और चला जाता है। हालांकि ये सौदा उसके करियर के लिए बहुत बड़ा फायदा होता। गाओ हान रात के अंधेरे में ऑफिस लौटता है, गहरा निराश होकर। वो सोचता है कि जैंग ने ऐसा क्यों किया। अगर जैंग उसकी बात सुनता तो गाओ हान नौकरी पाकर रह जाता। लेकिन फिर स्वीपर समझाता है, शायद तुम्हें जैंग के बारे में पता नहीं है, जैंग बहुत ईमानदार अफसर है। जाहिर है यहाँ लोग जैंग को पसंद नहीं करते, लेकिन हर कोई उसके लॉन्च किए गए आईपीओज में शेयर जरूर खरीदता है, क्योंकि जैंग की एनालिसिस हमेशा जबरदस्त होती है। वो अपने सिद्धांतों पर काम करता है। इसी वजह से लोग लंबे समय तक शेयर पकड़कर अक्सर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। गाओ हान ने सोचा कि जो भी करना है खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जैंग उसे दूसरा कोई डील नहीं देगा। उसने कई बड़ी कंपनियों को देखा जिनके आईपीओ अभी लिस्ट नहीं हुए थे। उसे एक डॉग फूड कंपनी मिली जिसके बारे में उसने पहले सारी जानकारी इकट्ठा की, मार्केट में जाकर उसके प्रोडक्ट्स खरीदे। फिर उसने एक शानदार फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की। फिर उसने कंपनी के सीईओ को कॉल किया। जब गाओ हान ने खुद उससे संपर्क किया तो लड़की प्रभावित हुई और उसे मिलने के लिए बुलाया। खुश होकर गहन जंग के पास गया और बताया कि उसने इस डील को पाने के लिए कितनी मेहनत की है और अपना तरीका कैसे बदला है। जंग को भी ये तरीका पसंद आया। अब उसने गहन की रिपोर्ट और काम चेक किया, सारी गलतियां ढूंढी और सब कुछ परफेक्ट किया। साथ मिलकर वे कंपनी के सीईओ से मिलने निकले। पहली ही मीटिंग में गहन और जंग दोनों को एहसास हुआ औरत को इस डील में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही वो जंग में ज्यादा रुचि दिखाती है, जिससे जंग हंस पड़ता है। औरत गहन को अपने घर भी बुलाती है ताकि आईपीओ के बारे में ज्यादा विस्तार से बात कर सकें। कार में जंग गहन को अपनी मंशा समझाता है। कहता है, अगर तुम जाना नहीं चाहते तो मत जाओ। लेकिन ये गहन का पहला प्रोजेक्ट था जिसे उसने खुद हासिल किया था, इसलिए वो इसे आजमाना चाहता था। घर लौटकर सीईओ गहन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और फिर तरह तरह के बहाने बनाकर उसके करीब आने लगता है। जब गहन मना करता है तो आईपीओ की बात करते करते महिला गुस्सा हो गई और बोली, मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट तभी दूंगी जब तुम मेरे कुत्ते का खाना उसके ही कटोरे से खाओगे। गहना को बुरा लगा, लेकिन वो हार नहीं माना और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की ठानी। जब उसने कुत्ते का सारा खाना खा लिया तब महिला ने भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। गहना खुशी खुशी अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट लेकर जंग के पास गया, लेकिन जंग को पता चला कि ये सिर्फ मौखिक समझौता था जिसका कोई मतलब नहीं। उसने गहना से कहा कि हमें महिला के साथ लिखित समझौता करना पड़ेगा। उसने अपना मन बदल लिया। फिर वे लोग उसके कंपनी पहुंचे उससे मिलने, लेकिन सीईओ ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और पता चला कि सीईओ गवाहन के साथ एक खेल खेल रही थी। उसने जो वित्तीय रिपोर्ट्स तैयार की थीं उनका इस्तेमाल करते हुए उसने दूसरी कंपनी से संपर्क किया और अपना आईपीओ लिस्ट करा लिया। इस धोखे से गवाहन पूरी तरह टूट गई, लेकिन जंग उसे भरोसा दिलाता है कि भविष्य में उसके साथ कुछ अच्छा होगा। ठीक उसी वक्त कंपनी के सभी जनरल मैनेजरों की एक मीटिंग दिखाई जाती है। ली, जो कंपनी का प्रमुख है, उनसे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कह रहा है। वो किसी भी निवेश को बिना किसी जनरल मैनेजर के सिग्नेचर या मंजूरी के 500 मिलियन तक मंजूर करना चाहती थी। सिर्फ 100 मिलियन तक नहीं। सभी जनरल मैनेजर जो अपने सीनियर्स के दिल में जगह बनाना चाहते थे उस पर साइन कर देते हैं, लेकिन जंग मना कर देता है। वो सबके सामने प्रस्ताव ठुकरा देता है और चला जाता है, जिससे ली गुस्से में आग बबूला हो जाता है। गुस्साए हुए ली गहन को बुलाता है और उसे स्थायी सीनियर मैनेजर की पोस्ट का वादा करके फुसलाता है। कहता है, अगर तुम धोखाधड़ी करके जंग से कंपनी का फाइल साइन करवा लेते हो तो मैं तुम्हें कंपनी के शेयरों के मुनाफे में हिस्सा दूंगा, इतना कि तुम्हारे लिए घर खरीद दूंगा। गवाहन, जो एक बहुत छोटे परिवार से था और किराए पर रह रहा था, लालच से भर गया। हालांकि वो भी जंग की तरह ईमानदार अफसर था। अपनी मजबूरियों को देखते हुए उसने ली के प्रस्ताव को मान लिया। जैसे ही जंग पहुंचा वो गुस्से में उससे भिड़ गया। तुम्हें पता है ली कितना घटिया आदमी है? उसने उन दस्तावेजों में बड़ा घोटाला किया है और जिस कंपनी को वो आईपीओ में लिस्ट करने वाला है उसने पिछले कई सालों में मजदूर तो रखे हैं, लेकिन एक भी तकनीशियन नहीं। इसका मतलब उनके प्रोडक्ट्स पूरी तरह तकनीकी तौर पर खराब होगा। इसके बाद गवाहन को तकनीकी समस्याओं की जांच करने और रिपोर्ट जमा करने का काम दिया जाता है। गवाहन अब भी मेहनत से काम करता है और कुछ समय तक ऐसा लगता है कि ली ने जो लालच उसमें भरा था वो चला गया है। वो मेहनत करता है, वो फैक्ट्री के अंदर जाकर तकनीकी खराबियों की तलाश करता है, वो फैक्ट्री के बाहर आयात निर्यात पर भी नजर रखता है और कंपनी के खिलाफ काफी सबूत जुटाता है। जब गवाहन ये रिपोर्ट जंग के पास ले जाकर देता है तो जंग और भी प्रभावित होता है और तुरंत उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर देता है। वापस यूरोप लौटने पर अपनी पोस्ट को स्थायी बनाने का वादा करता है।
गवाहन पूछता है, मेरी पोस्ट स्थायी होने की कितनी संभावना है? जंग जवाब देता है, 80% से ज्यादा। इस वक्त गवाहन के दिमाग में ली के बारे में सोच घूमती है। उसने 125% का वादा किया था। अब लालच हावी हो जाता है और एक मोड़ में पता चलता है कि गवाहन ने उस रिपोर्ट के साथ एक और कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट पर भी सिग्नेचर ले लिए थे। जंग के भरोसे का फायदा उठाते हुए वो फाइल लेकर ली के पास जाता है। वो उसे फाइल दिखाता है और एक और फाइल हाथ में देता है। फाइल उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके काम के लिए एक स्थायी कॉन्ट्रैक्ट था। वो उस नियम का इस्तेमाल कर रहा था जो जंग ने उसे सिखाया था, कहता हुआ, मौखिक समझौते की कोई कीमत नहीं होती। तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा मेरे काम के लिए, तभी मैं तुम्हें जंग के साइन किए हुए कागज दूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ली उस दिन गहन को ऐसे कंपनी ले जाता है। गहन ने खुद अनियमितताओं की पड़ताल की थी और ली ने कंपनी की रिपोर्ट पर जंग का सिग्नेचर भी ले लिया था। जब ली और गहन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले थे, गहन कंपनी के मालिक के सामने एक और फाइल रखता है जिसमें कंपनी की सारी गलतियां दर्ज हैं। इस फाइल में वो सारे झूठे मामले हैं जो उसने खुद खोजे थे। ये फाइल देखकर कंपनी का मालिक पूरी तरह से दहशत में आ जाता है। उसे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं होगा। लेकिन इसी बीच हम गहन की और भी चालाक और लालची तरफ देखते हैं। वो कहता है, हमने रिपोर्ट पहले ही गढ़ी हुई बना दी है, हम साइन कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप हमें अपनी कंपनी के ज्यादा शेयर दें और 5% शेयर सिर्फ मेरे नाम ट्रांसफर करें। कंपनी मान जाती है और आखिरकार डील साइन हो गई। इसके मुताबिक गहन के पास अब कंपनी के 5% शेयर हैं, वो भी फ्री में। कंपनी लौटते ही ली ने गहन की प्रमोशन और उसकी पक्की नौकरी का ऐलान किया और ऑफिस में पार्टी हुई। जब जंग को पता चलता है कि गहन ने उसे धोखा दिया है तो वो टूट जाता है और खुद कंपनी डिजाइन करता है। जाने से पहले वो अपने स्टूडेंट गहन को एक पेंटिंग देता है जिस पर लिखा होता है, इंसान टूट सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। अब वो ब्लू स्टोन इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करता है। वो साथ काम नहीं कर पाए क्योंकि ब्लू स्टोन ने उसका नाम इस्तेमाल करके उसे धोखा दिया। कुछ दिन बीत गए और हमें पता चला कि ली अब ब्लू स्टोन का अध्यक्ष बन गया था और गवाहन सीनियर जनरल मैनेजर बन गया था। ली अक्सर गवाहन को ऐसी मीटिंग्स में ले जाता था जहां उसे व्यक्तिगत फायदा हो सके। इसी बीच जंग ने अपनी खुद की फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म खोल ली थी और उसकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी। ली ने एक कंपनी जिसका नाम जियांग एनर्जी था, उसके आईपीओ लॉन्च की बातचीत की और उसे गवाहन के हवाले कर दिया जो गवाहन के दोस्त के पिता के स्वामित्व में थी। वो गवाहन के दोस्त का फायदा उठाना चाहती थी। उस पर भरोसा करके उसे एक चालाक योजना में फंसा दिया जिसका गवाहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह संभव है। अगले दिन गवाहन आया और जंग के पिता ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताना शुरू किया जो एक ऊर्जा कंपनी है और फिलहाल एक ऐसे मटेरियल पर काम कर रही है जो बहुत ज्यादा ऊर्जा बचाएगा। इससे आम लोग और छोटे कारखाने उन बड़े अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बोझ से मुक्त हो जाएंगे जो बिजली बहुत महंगे दामों पर बनाती और बेचती हैं, और इससे ऊर्जा की कीमतों में काफी कमी आएगी। ये सुनकर गवाहन कहता है, इसमें काफी पैसा लगेगा, तुम्हारे पहले आईपीओ से जो फंड मिलेगा वो काफी नहीं होगा। मेरा तो यही मानना है कि तुम्हें और आईपीओ लॉन्च करने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फंड जुटाया जा सके। अब तक वो बिल्कुल मासूम था, उसका दिल चालाक या कपटी नहीं था, लेकिन सारी योजना ली की थी। तो गवाहन के जरिए वो झांग को निर्देश देती है कि अपनी कंपनी के कुछ शेयर ब्लू स्टॉक को ट्रांसफर कर दो, ये पक्की गारंटी देते हुए कि उनकी कंपनी 2 साल तक मुनाफे में रहेगी। इसके बदले में ब्लू स्टॉक 2 और आईपीओ लॉन्च करेगा। उन्हें सिर्फ एक नहीं 2 ऊर्जा स्रोत पैदा करने की अनुमति दे रहा था। शेखलड ने थोड़ी देर सोचा और समझौते पर साइन कर दिया। इस बीच अब ली ने एक मैनेजर के जरिए एक अलग चाल चली। उसने जियांग कंपनी के एक प्रतिद्वंदी कंपनी से संपर्क किया और वहां की शेयरधारक बन गई। हालांकि ये कंपनी ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रही थी, लेकिन ब्लू स्टॉक अब जियांग कंपनी के शेयर रखता था। साथ ही जियांग कंपनी के सारे निजी दस्तावेज भी उसके पास थे। उन्होंने इस छोटी कंपनी से कहा कि वे उन्हें इस बारे में सूचित करेंगे जो भी रिसर्च जियांग पावर प्रोडक्शन मटीरियल के लिए करता या करवा देता, उस मटीरियल को बनाकर वो जल्द ही जियांग जितना मजबूत हो जाते। एक तरफ उन्होंने ये चाल चली तो दूसरी तरफ एक और भी बड़ी चाल चली। उन्होंने उस मटीरियल कंपनी को भी खरीद लिया जहां से जियांग मटीरियल लेता था। उस कंपनी के शेयर खरीदते वक्त ब्लू स्टॉक ने यह शर्त लगाई कि वे अब मटीरियल जियांग कंपनी को नहीं देंगे बल्कि किसी दूसरी छोटी प्रतिद्वंदी कंपनी को देंगे। इस कदम की वजह से जियांग कंपनी, जो आईपीओ के बाद शेयर की कीमत आसमान छू गई थी, लेकिन अचानक गिर गई और जंग ने यह सब नोटिस किया। जो भी लोग जियांग कंपनी के शेयर खरीदकर मुनाफा कमाने की उम्मीद में थे, अब उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी बीच इन लोगों की वजह से गवाहन का एक हादसा हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसने अपने दोस्त और अपने पिता को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जैसे ही जियांग कंपनी के शेयर गिरने लगे, ली ने एक और चाल चली और कंपनी के 4% शेयर और खरीद लिए, जिससे शेयरों की कीमत और नीचे गिर गई। उसका प्लान था जियांग को पूरी तरह तबाह कर देना ताकि वो जियांग कंपनी का आधे से ज्यादा हिस्सा खुद के नाम कर सके और फिर वो खुद के लिए इसे चलाने लगा। अब हिचकिचाते हुए यांग को ब्लू स्टोन की सारी शर्तें माननी पड़ती हैं। वो ली की चाल में फंस जाता है जो ब्लू स्टोन के नाम पर की गई थी और इससे उसका बिजनेस भारी नुकसान उठाता है। इस नुकसान का दुख उसे दिल का दौरा दिला
दिला देता है। जब गवाहन को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है तो वो रिपोर्ट देखकर पूरी तरह से शब्द रह जाता है। धोखे की पूरी सच्चाई समझते हुए वो तुरंत ली के ऑफिस जाता है और उस पर भड़सता है। मैं समझता हूं तुम्हें सिर्फ जैन कंपनी की तकनीकी रिपोर्ट चाहिए थी, जिसके लिए तुमने इतनी चालाकी से साजिश रची और फिर उनकी कंपनी को बर्बाद कर दिया। इसी वजह से मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। तुम किस तरह के सज्जन हो? तुम भी तो पहले अपने फायदे और स्थायी नौकरी के लिए मेरा साथ दिया और फिर अपने ही गुरु को धोखा दिया। वो उसे आईना दिखाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं करने वाली। तुम ही मूर्ख थे, तुमने नहीं देखा कि मैं क्या कर रही थी, और आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्त के पिता, जिन्होंने तुम्हें नौकरी दिलाई, मौत के कगार पर है। ये सुनकर गहन और भी टूट जाता है, क्योंकि उसे हमेशा से यकीन था कि उसे ये नौकरी उसकी काबिलियत के चलते मिली है। जब उसे एहसास होता है कि उसने उसी इंसान को धोखा दिया है जिसने उसे ये जगह दिलाई थी, तो वो तुरंत अपनी गलतियां सुधारने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गैंग वाले अब मर चुके हैं और चान गहन पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। वो गहन को बुरी तरह पीटता है और भगा देता है। चान के इस रवैये से गहन को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। उसे पता है कि ये सब उसकी अपनी गलतियों का नतीजा है। अपनी गलती सुधारने के लिए वो जोंग के पास जाता है, जो उससे बहुत नाराज था और उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहता था। वो जोंग से माफ़ी मांगता है और कहता है, कृपया अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं, जियांग कंपनी और जियांग कंपनी से जुड़े सभी छोटे निवेशक जिनका पैसा जियांग में फंसा हुआ है, सब नाश हो जाएंगे। उनकी खातिर पार जांग पर भरोसा करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद गहन अपने दोस्त के पास जाता है और माफ़ी मांगता है। वो कहता है, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे परिवार के साथ हुआ वो मेरी धोखाधड़ी की वजह से हुआ, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मेरा कभी तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं था। ली ने मेरा भरोसा तोड़ा। मेरी एक ही गलती थी कि मैंने ली पर विश्वास किया और सारे प्रपोजल अंकल के पास लेकर गया, लेकिन मुझ पर यकीन करो, मैं सब ठीक करना चाहता हूं और तुम्हारी कंपनी वापस ली से छुड़ाना चाहता हूं। जांग और गहन ने फिर एक साहसिक प्लान बनाया। सिक्योरिटी कंपनी का बहाना करके उन्होंने जियांग कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लिए और उनका दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। जाहिर था कि एक सिक्योरिटी कंपनी ये सारे शेयर खरीद रही थी, लेकिन असल में ये सब एक चाल थी। ये शेयर टॉप जैन प्रोफेशनल मार्केट की तरफ से खरीदे जा रहे थे। ऑपरेटर्स। ली को ये इरादा समझ नहीं आया। उसने ब्लू स्टोन के नाम पर जियांग की प्रतिद्वंदी कंपनी से संपर्क किया था, वादा करते हुए कि वो जियांग को खत्म कर देगी, और अगर उसने जियांग का 100% कंट्रोल हासिल नहीं किया होता तो वो अकेली नहीं बल्कि 2 बार फंस जाती। इसे छुपाने के लिए उसने एक और चाल चली, खुद जियांग के शेयर खरीद लिए, उम्मीद करते हुए कि वे सब एक साथ बेचकर फिर से जियांग को नीचे गिरा देगी। लेकिन जांग ने इस चाल को भांप लिया और भी ज्यादा पैसा लगाकर जियांग के शेयर खरीद लिए, जिससे मार्केट और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद जियांग के शेयर 2 दिन के लिए ब्लॉक हो गए, मतलब कोई भी जियांग के शेयर नहीं खरीद सकता था। ली परेशान था। इन 2 दिनों में ज्यादातर शेयर जियांग कंपनी के जियांग के बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए, जिससे ली का दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बड़ा नुकसान में पड़ गया। इन 2 दिनों के दौरान जियांग का बेटा जांग और जांग ने एक और चाल चली। उन्होंने जियांग जैसी एक नई कंपनी बनाई और जियांग के सारे टेक्निकल इंजीनियर्स और सीनियर वर्कर्स को अपनी ओर खींचा, उन्हें ज्यादा सैलरी और अन्य फायदे देने का वादा करके। ये नई कंपनी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जियांग के पास पहले से ही काफी शेयर हो चुके थे। ये नई कंपनी एक स्थापित कंपनी होती जिसमें जांग के पास सारे शेयर होते। 2 दिन बाद जब मार्केट खुली तो जांग ने अपनी असली चाल चली। उसने अचानक सभी खरीदे हुए शेयर बेच दिए और कीमत बढ़ा दी। इससे ब्लू स्टोन को भारी नुकसान हुआ। कंपनी लगभग दिवालिया हो ही रही थी। चूंकि ये सब ली की वजह से हुआ था, ब्लू स्टोन ने ली को नौकरी से निकाल दिया। इतनी बड़ी मार्केट मैनिपुलेशन हुई थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। चांद की कंपनी फिर से पक्की हो गई थी, लेकिन अब चांद को मार्केट में हेरा फेरी के लिए सजा मिली है और उसकी कंपनी को 2 साल के लिए आईपीओ से रोक दिया गया है। ये उसके लिए नुकसान नहीं था, बल्कि खुद को संभालने का मौका था। ली खुशी खुशी स्वीकार करता है और उसे 1 साल की सजा होती है। चान का साथ देने वाले गोहान और जान को भी 6-6 महीने की सजा मिलती है। ली को धोखाधड़ी के लिए 7 साल की सजा होती है और उसे मार्केट से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि जांग और गोहान फिर से मिलते हैं। अब दोनों जांग की कंसल्टिंग कंपनी में साथ काम कर रहे हैं, जो आम लोगों के भले के लिए काम करती है। वो ऐसा किया करती थी और फिल्म यहीं खत्म होती है, जहां दोनों को साथ में उसी कंपनी में दिखाया गया है।